हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। आप में से कुछ लोगों ने ये कभी शायद से हिंदी में सुना होगा या फिर इंग्लिश में कुछ इस तरीके का सुना होगा कि रोड टू रेजिना हिल गोज वाया लखनऊ। तो क्या मतलब है इसका? वेल, यहाँ पे दिल्ली सिंबलाइज करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और लखनऊ सिंबलाइज करता है सीट ऑफ द यूपी स्टेट गवर्नमेंट। तो जिसकी सरकार होगी वही जाके रेजिना हिल पे बैठेगा। रेजिना हिल का मतलब यहाँ पे है जहाँ पे आपका सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है। तो जिसकी गवर्नमेंट होगी उसको मेजोरिटी मिलेगी लोकसभा में। और इसी तरीके से लखनऊ में आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ पे आपकी उनकी सेक्रेटेरिएट ऑफिस होंगे लखनऊ में। तो वो सिंबलाइज करता है कि यूपी में गवर्नमेंट किसकी है। ठीक है। तो ये तो ये हुआ। इनफैक्ट यूएसए में भी जैसे हमारे रेजिना हिल है, आपने देखा होगा कल जैसे रिपब्लिक डे परेड होगी, कल रिपब्लिक डे सेरेमनी है। तो जब राष्ट्रपति जी का काफिला चलेगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब काफिला चलेगा कल, तो आपने वो देखा होगा वहाँ एक स्लोप सा आता है, वो रीजन ही रेजिना हिल है। छोटा सा एक मतलब कुछ स्क्वायर फीट में वो एक माउंट सा बना हुआ है जिसके ऊपर ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है बनी हुई हैं। तो उसको रेजिना हिल बोलते हैं। तो यूएसए में इसी तरीके से कैपिटॉल हिल है, अगर मैं करेक्टली प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो वहाँ पे भी आपका व्हाइट हाउस भी उधर ही है। आपका ये जो कांग्रेस है, जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसे यूएसए में सेंट्रल लेजिस्लेचर को कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जिसके दो हाउसेज हैं। आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि उनका लोअर हाउस है, और आपका सेनेट जो उनका अपर हाउस है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जिसका लोअर हाउस लोकसभा है और अपर हाउस राज्यसभा है। अब सवाल ये उठता है कि भैया यूपी क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे मोटा मोटा मुझसे पूछोगे, मोटा मोटा रीजन तो ये है कि भैया हमारे पार्लियामेंट में 543 सीट पर इलेक्शन 2019 तक, तो मेरे ख्याल में 545 सीटों के लिए 545 मेंबर्स थे। लेकिन 2020 के बाद हमने वो दो जो मेंबर्स हम नॉमिनेट करते थे, एंग्लो इंडियंस, उनको हमने नॉमिनेट करना बंद कर दिया है, थैंक्स टू दी पैसेज ऑफ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो अब वो दो मेंबर्स, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं था, 1952 से हम नॉमिनेट करते आए हैं हर 5 साल के बाद, वो मैंडेटरी नहीं था, वो इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के गए थे, तो उन कम्युनिटी के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो जब हमें लगा कि उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो हमने वो हर साल हर बार उनको नॉमिनेट किया। लेकिन अब वो नहीं होगा। ठीक है। तो 2024 में 543, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 543 सीट्स के लिए लोकसभा इलेक्शंस होंगे। ठीक है। कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। ऑल 543 सीट्स वुड बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, व्हेन पीपल वुड बी डायरेक्टली वोटिंग फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। अच्छा जी, अब 543 में से 80 सीट यूपी से आती हैं। मतलब दूसरा नंबर अगर महाराष्ट्र का आता है, मेरे ख्याल में 48 सीट्स हैं, तो कितना अंतर आप देख लो, 48 और 80 में। उसके बाद तीसरा नंबर मेरे ख्याल में 40 आता है, 40 नहीं 42 शायद से, 42 नंबर पे है कोई स्टेट, मुझे याद नहीं आ रहा है। 40 पे बिहार भी है मेरे ख्याल में, 42 पे आंध्रा होगा शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा स्टेट है। वेस्ट बंगाल 42 है। तो तीसरे नंबर पे कोई स्टेट 40 सीट दे रही है लोकसभा में, और पहले नंबर पे रैंक में, मतलब सीरियल नंबर में ज्यादा फर्क नहीं है, बट नंबर ऑफ सीट्स में कितना फर्क है आप देख लो। यूपी अकेला 80 बंदे भेजता है, 80 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजता है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोकसभा में। तो लोकसभा में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे उसी की ना सरकार बनेगी। तो यूपी में पार्टीज कैसा परफॉर्म करती है, जो पार्टीज हैं लोकसभा इलेक्शन में, वो काफी हद तक डिटरमाइन करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है। मेन रीजन तो ये हो गया। अच्छा, अब 543 है तो उसका आधा कर दो, 543 का आधा कितना हुआ, 270 इधर कर लो, और 3 का आधा 1.5, तो 271.5, तो +1 कर दो 272.5। तो 272 उनको टोटल सीट्स चाहिए होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए। या तो अलायंस में बना ले या खुद ही मेजोरिटी ले आए।
पहले ये 545 डिवाइड बाई 2 करते थे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 274 प्लस 272 प्लस 1 दैट इज 273 थी। तो पहले 273 सीट्स चाहिए होती थी, अब 272 चाहिए होंगी, ठीक है, क्योंकि दो वो नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं। ये मैंने आपको पहला रीजन बता दिया। दूसरा रीजन, आपकी यूपी में जो आपके असेंबली के इलेक्शंस होते हैं जो अब होने जा रहे हैं 2022 में, ये एमएलएज अपनी ही पार्टी के, मान लो डिफरेंट पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी है, आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये पार्टीज के जो एमएलए बनेंगे, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज होंगे जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे इस वाले असेंबली इलेक्शंस में, वही एमएलए अपनी पार्टीज के लोगों के लिए वोट करेंगे, और वो जिनके लिए वोट करेंगे वो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। तो राज्यसभा भी तो एक हाउस हुआ ना पार्लियामेंट का, सेंट्रल लेजिस्लेचर का। तो वो राज्यसभा के एमपीज इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और लोकसभा के एमपीज डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। उनको हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा के एमपीज को, राज्यसभा के एमपीज हम इलेक्ट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब यूपी के लोग अब 2022 में असेंबली इलेक्शंस में वोट करेंगे, वो जिनको वोट करेंगे वो बाद में राज्यसभा के एमपीज को बनाकर भेजेंगे। तो जब आप कोई बिल पास करते हो तो वो दोनों हाउसेज में पास होना जरूरी होता है। 1 सेकेंड, वो दोनों हाउसेज में पास होना जरूरी होता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो भाई राज्यसभा में अगर मेजोरिटी नहीं है तो बिल पास नहीं होगा, तो राज्यसभा में भी आपको मेजोरिटी होनी चाहिए, राज्यसभा में भी आपके पास अच्छे खासे मेंबर्स होने चाहिए, जब भी तो बिल पास होगा। भाई मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात कर रहा हूँ तो सेंट्रल बिल तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नहीं लेके आते हैं, बिल तो प्राइवेट मेंबर भी लेके आ सकता है। आपकी जो पार्टी पावर में नहीं उस पार्टी का भी मेंबर पार्लियामेंट में बिल लेके आ सकता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो वो अब चाहेगी कि उसके बिल पास हो, तो राज्यसभा में भी उसको मेंबर्स चाहिए ना। तो वो इस हद तक काफी डिपेंड करता है कि बाकी स्टेट्स में उनकी कितनी कौन सी स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है। तो क्योंकि यूपी में अगर 80 सीट्स लोकसभा की हैं तो असेंबली में भी ज्यादा सीट्स होंगी, और बिल्कुल सही आपने सोचा 403 सीट है मेरे ख्याल में। तो इस बार 2022 में यूपी में किसकी सरकार आएगी, वैसे तो बाइपोलर फाइट लग रही है मुझे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, बट देखते हैं। कोई पार्टी कभी भी ये पब्लिकली नहीं बोलते कि हम किसी से कम है। एवरीवन क्लेम्स दैट दे आर गोइंग टू कम विद लॉट ऑफ सीट्स, ठीक है। सो बट मुझे बाइपोलर फाइट लग रही है यूपी में। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, मेन तो ये दो रीजंस है, बाकी तो आप ट्रिवियल रीजंस ढूंढ ही सकते हैं। हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो उतने ठीक ना भी हो। मेरे ख्याल में अगर स्टेट बड़ी है तो रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक ज़्यादा आता ही होगा, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ रेवेन्यू आपका डिपेंड करता है, आपका टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, वहाँ पे रिसोर्सेज की लोकेशन कैसी है आपकी। अगर आपकी स्टेट अगर कोस्टल स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तमिलनाडु है। जैसे तमिलनाडु काफ़ी हद तक उसका जीडीपी काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि कोस्टल स्टेट है तो ट्रेड होता होगा, कोस्टल ट्रेड होता होगा। अब मुंबई है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, तो कोलकाता की अपनी हिस्ट्री रही है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे पहली सीट थी ब्रिटिशर्स की। तो ये चीज़ें कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो गए, कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई, कुछ और भी तमाम चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है रेवेन्यू का। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रेवेन्यू भी ठीक ठाक मिलता होगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि रेवेन्यू अच्छा खासा आता है, तो वो मदद करता ही है, कोई भी गवर्नमेंट हो किसी भी लेवल पे, कौन से सेंटर पे हो, स्टेट पे हो। तो और फिर ब्यूरोक्रेसी, अगर स्टेट ज़्यादा बड़ी है। आपको एक और चीज़ बता दूं, रोचक बात, पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब तो चलो उनकी 24 करोड़ है, मुझे रिसेंट डाटा नहीं पता यूपी स्टेट का, लेकिन 2011 में सेंसस हुआ था, तो 2011 वाला सेंसस बता रहा हूँ, 2012 में पॉपुलेशन यूपी की 20 करोड़ के आसपास थी, और उस 2012 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ से थोड़ी सी कम थी, या 20 पॉइंट समथिंग थी। तो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा थी 2012 में, अभी तो मुझे नहीं पता। तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, हमारी कंट्री की भी मेरे ख्याल में 20% के आसपास पॉपुलेशन यूपी में है, तो लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो साइज इतना बड़ा है स्टेट का, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, तो ब्यूरोक्रेसी भी ज़्यादा, काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा ब्यूरोक्रेसी का, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा लिटमस टेस्ट होता है, मैं कहूँगा यूपी। अगर आपने यूपी को क्लियर कर दिया ना, अगर यूपी में लोगों ने आपको वोट दे दी, तो भैया पूरे चांस है कि मूड ये बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी 2 साल बाद 2024 में जो सरकार आएगी वो फिर उसी पार्टी की मतलब होनी चाहिए। मतलब ऐसा, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ
कुछ इस तरीके के आप एक इंडिकेशंस फील कर सकते हैं उसके बाद। और इसके अलावा और क्या रीज़न है, और तो आप सोच सकते हैं, मेरे को और ज़्यादा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं लगता। तो मैं ललन टॉप के फाउंडर जो एडिटर हैं सौरभ द्विवेदी, जेएनयू के पढ़े हुए हैं और मास कम्युनिकेशन उन्होंने किया है, मास्टर्स करी है मास कम्युनिकेशन में जेएनयू से। और मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, मैं गलत चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत काफ़ी अच्छी खासी उनको नॉलेज है पॉलिटिक्स की, ठीक है। और जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन से आते हैं तो आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो मैं उनको इंटरव्यू देख रहा था योगी जी के साथ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने ये बात बोली कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।